हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे ग्राम्स लॉ, उसके बाद क्वेश्चंस कर रहे थे। इस क्लास में हम लोग एक नया थ्योरी देखेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसके बाद जो है ना क्वेश्चंस करेंगे, जहाँ तक लास्ट क्लास किए थे उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले इसको समझते हैं केटीजी क्या होता है, और उसके बाद आगे देखते हैं केटीजी के आगे। केटीजी के बाद जो है बहुत तरह का स्पीड्स यहाँ पे पढ़ना है, 3 तरह का है, तो उसको देखेंगे। फ़िलहाल तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ये क्या है, थ्योरी क्या है? गैसेस का एक तरह का थ्योरी है, ठीक है ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मतलब गैसेस मूव कर रहा है तो उससे रिलेटेड एक थ्योरी होगा। तो जब भी कोई थ्योरी देते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए कुछ बेसिक एजम्पशंस रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना कुछ एजम्पशंस लिखा हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। ये जो एजम्पशंस है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको दिमाग में रखना है। तो पहले समझा देते हैं एजम्पशंस है क्या, उसके बाद जो है हम लोग आगे इसके बेसिस पे देखेंगे कैसे क्या चीज़ें आता है। तो सबसे पहले एजम्पशंस क्या है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एजम्पशंस इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है ना कि बिकॉज कभी कोई भी क्वेश्चन जो है ना थ्योरेटिकली पूछता है तो इससे डायरेक्ट आता है, ठीक है ना। आ भी चुका है 1-2 क्वेश्चन इससे, ठीक है। तो हम लोग उसको देखेंगे। तो पहले जो है एजम्पशंस हम लोग यहाँ पे बारी बारी समझते हैं कि एजम्पशंस यहाँ पे है क्या। तो यहाँ पे जैसे एजम्पशंस हम लोग लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना गैस। गैस में अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो जनरली हम लोग आइडियल गैस मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभी हम लोग उस पे नहीं आते हैं, पहले एजम्पशंस देख लेते हैं, उसके बाद ठीक है ना गैस पे आएंगे, किस तरह का गैस की बात कर रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले एजम्पशंस में देखते हैं, ठीक है ना। तो पहला चीज़ बोलता है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस जो होगा नेग्लिजिबल होगा, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ठीक है। यहाँ पे ये लिख रहा होगा, ठीक है, या फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो होगा वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर्ड विद द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे क्या है ना कि सपोज करते हैं, ठीक है ना, एक रूम है और रूम क्या है ना चारों तरफ से क्लोज है। तो अगर रूम चारों तरफ से क्लोज है तो रूम के अंदर क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स होगा। तो अगर रूम के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल्स होगा, और प्रत्येक गैस मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ क्या होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। बहुत ही कम होगा लेकिन कुछ ना कुछ क्या होगा, वॉल्यूम होगा प्रत्येक गैस मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो अब जो है ना बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल्स होगा रूम के अंदर, तो सब गैस मॉलिक्यूल्स का मिलाएंगे वॉल्यूम, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है ना, बहुत ही कम होगा लेकिन कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो पहला ही एजम्पशन ये कर रहा है ना कि जो टोटल वॉल्यूम आएगा गैस मॉलिक्यूल्स का, ठीक है ना, इस रूम के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वो क्या होगा, उसको हम लोग नेग्लिजिबल मानेंगे। मतलब मान लेंगे कि टोटल गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम आएगा और रूम का जो टोटल वॉल्यूम है, मतलब जिस रूम की हम बात कर रहे हैं या फिर जिस बॉक्स की, ठीक है ना, कंटेनर की, कुछ भी, ठीक है, मतलब एक क्लोज सिस्टम जिसका वॉल्यूम मान लो भी है, कुछ होगा, तो टोटल वॉल्यूम जो है उस कंटेनर का वो बहुत ज़्यादा होगा गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब कि गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा उसको हम लोग नेग्लिजिबल मान लेंगे, ठीक है ना, किसके, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस के। यानी गैस का टोटल वॉल्यूम कितना होगा, मान लो रूम की बात कर रहे हैं तो गैस क्या है, पूरे रूम में फैल जाएगा ना, तो रूम का जो टोटल वॉल्यूम होगा उस गैस मॉलिक्यूल का भी वॉल्यूम हो जाएगा उतना ही, ठीक है। तो टोटल मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है, ठीक है ना, प्रत्येक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकाल के उसको ऐड करेंगे तो टोटल वॉल्यूम जो आएगा उसको हम लोग मान लेते हैं नेग्लिजिबल होगा गैस के टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। ये पहला पॉइंट है, ठीक है ना। तो एजम्पशंस का ये पहला पॉइंट था कि टोटल वॉल्यूम जो होगा गैस मॉलिक्यूल्स का ये क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब देखो ये जो एजम्पशंस है ना ये आगे भी काम देगा जब हम लोग रियल गैस आइडियल गैस, ठीक है ना, रियल गैस पढ़ेंगे। तो रियल गैस आइडियल गैस से डिफरेंट क्यों होता है और उसके बाद उसका प्रॉपर्टी जो है ना कैसे मैनेज करते हैं, तो उसको समझने के लिए ये जो पॉइंट है ना दिमाग में रहना चाहिए।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग थोड़ा दिमाग में रख लेंगे। आसान चीज़ें हैं लेकिन दिमाग में होना चाहिए। तो पहला पॉइंट हम लोग देख लिए। अब जो है ना सेकेंड पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या कह रहा है कि दे मूव अबाउट इन अ स्ट्रेट लाइन until the collision with other molecule in all possible direction with widely different velocities। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ये क्या बोल रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसको थोड़ा हटा रहे हैं। ठीक है, पहला अजम्पशंस क्या था कि गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है ना, टोटल वॉल्यूम जो होगा गैस के, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे कि कुछ वॉल्यूम नहीं था गैस मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही था। दूसरा जो पॉइंट हम लोग की बात कर रहे थे यहाँ पे, सेकेंड पॉइंट, कि दे मूव अबाउट इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, या फिर उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगर बोल रहा है कि गैस मॉलिक्यूल्स जो है हम लोग मानेंगे एटम है। ठीक है, सॉरी स्फीयर है, एक स्फीयर मान लेंगे, छोटा छोटा माइन्यूट स्फीयर है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो है ना ये गैस मॉलिक्यूल्स ये मूव अबाउट इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है अंटिल, ठीक है, अंटिल द कॉलिजन विथ अनदर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से नहीं टकरा जाए। ठीक है, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विथ वाइडली डिफरेंट वेलोसिटी, मतलब अलग अलग डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बोल रहा है। तो मान लो सपोज करो एक मॉलिक्यूल जो है ना, ये मॉलिक्यूल है, तो ये मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो ये मॉलिक्यूल जब तक स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहेगा, जब तक कि किसी दूसरे मॉलिक्यूल से, जैसे सपोज करें ये मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गया और यहीं पे पहले से दूसरा मॉलिक्यूल था तो इससे टकरा गया। ठीक है, तो दे मूव अबाउट इन अ स्ट्रेट लाइन अंटिल द कॉलिजन विथ अदर मॉलिक्यूल, जब तक कि दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा नहीं जाए उसी स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहेगा। ठीक है, विथ इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जैसे इस डायरेक्शन में जा रहा था तो इस डायरेक्शन में, मान लो इधर मूव करता तो यहाँ पे कहीं से टकराता, इधर मूव करता तो इधर कहीं टकराता। ठीक है, तो किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहेगा अपना डिफरेंट वेलोसिटी से, जब तक कि जो है ना किसी से टकरा नहीं जाए। अभी से टकरा जाएगा ना तो फिर ये डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर भी यहाँ पे क्या है, मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में। तो पहला था कि वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा। दूसरा होगा कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स होगा ये हमेशा क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा या फिर रेक्टिलिनियर मोशन में ये मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बोलेंगे तो ये चीज़ दूसरा पॉइंट वही बोल रहा था। अब विथ वाइडली डिफरेंट वेलोसिटी, मतलब अलग अलग वेलोसिटीज के साथ, सबका जो है ना अपना अपना कुछ वेलोसिटी होगा। तीसरा बोल रहा है मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, मॉलिक्यूल जो होगा परफेक्टली इलास्टिक होगा। जैसे ये क्या है ना कि जैसे यहाँ से यहाँ गया मॉलिक्यूल, ठीक है, तो इससे टकराया। ठीक है, ये मॉलिक्यूल यहाँ था, अब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ना, तो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो इधर जाओ, सपोज करो यहाँ पे मॉलिक्यूल पहले से था तो इस मॉलिक्यूल से टकरा गया। तो टकराने के बाद क्या होगा, ये दोनों में क्या होगा, एक तरह से जो है कॉलिजन होगा। तो कॉलिजन होगा क्या होगा ना, तो ये अलग डायरेक्शन में, जैसे सपोज करो इधर जा रहा था, इधर भागना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, तो मान लो इधर भागना स्टार्ट कर रहा है तो टकराने पे क्या होगा ना, कोई एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, एनर्जी लॉस हो जाएगा तो उस केस में कॉलिजन जो होगा ना इनइलास्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनइलास्टिक। ठीक है, अभी जो है कॉलिजन जो है परफेक्टली इलास्टिक है। ये सब फिजिक्स में भी डिटेल से पढ़ोगे, कॉलिजन आगे पढ़ना होगा। तो यहाँ पे क्या है ना, परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब यहाँ पे कोई एनर्जी लॉस नहीं कर रहा है। तो जिस यहाँ से, ठीक है ना, v स्पीड से यहाँ टकरा रहा था, बस डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, और इस दोनों के कारण जो चेंज होगा, ठीक है ना, और उसके बाद एक नए स्पीड से v डैश से जब सपोज करो मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब ये सब v डैश कितना होता है ना, फिजिक्स में पढ़ना है, केमिस्ट्री में उसका जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है ना, मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन जो होगा, ठीक है ना, परफेक्टली इलास्टिक होगा। और जो है ना इस तरह से होगा कि दोनों के बीच में कोई अप्रिसिएबल अट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, अप्रिसिएबल अट्रैक्शन कहने का मतलब दोनों के बीच में एक तरह से अट्रैक्शन जो है ना जीरो होगा। मतलब कि जैसे ये मॉलिक्यूल जो है सपोज किया जाए ये मॉलिक्यूल जो है ना इधर मूव कर रहा है तो इधर मूव करेगा। ठीक है ना, जैसे ये सपोज करो ये मॉलिक्यूल है तो ये अपना इधर मूव कर रहा है तो इधर मूव करेगा। ये नहीं कि जो है ना ये इसको जो है ना ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि दोनों जो है ना ऐसा टकरा रहा है, तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है दोनों एक दूसरे को। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये अपना मूव कर रहा है, ये अपना मूव कर रहा है। अगर मान लो ये पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में मूव करता, ठीक है, तो कहीं पे यहाँ पे जाके दोनों टकरा जाता।
ठीक है। लेकिन ये क्या है ना कि ये दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, अपना डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये अपने डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी एप्रिसिएबल अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अट्रैक्शन रिपल्सन जो भी कहो, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो यही बोल रहा है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कॉलिजन होगा परफेक्टली इलास्टिक होगा, उसके बीच में कोई एप्रिसिएबल अट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये तीन जो है ना पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट कि मॉलिक्यूल्स का टोटल वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स का जो टोटल वॉल्यूम होगा गैस के टोटल के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगा। दूसरा जो होगा मॉलिक्यूल्स स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहेगा जब तक किसी दूसरे से टकरा नहीं जाए, टकराने के बाद भी वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा अलग डायरेक्शन में। तीसरा जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कॉलिजन होगा परफेक्टली इलास्टिक होगा, और जो है मतलब एनर्जी लॉस नहीं होगा कॉलिजन में। और उसके बाद जो वहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी एप्रिसिएबल अट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद चौथा पॉइंट जो बोल रहा है कि जो प्रेशर होगा, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट जो है ना प्रेशर के बारे में बता रहा है। देखो ये जो प्रेशर को डिफाइन करेगा ना इस पॉइंट से, इसी पॉइंट से हम लोग आगे भी प्रेशर को डिफाइन करेंगे। तो प्रेशर क्या बोलता है कि गैस का जो प्रेशर है, ठीक है ना, गैस का जो प्रेशर है वो क्या होता है, ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ मूविंग मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जैसे इसको समझते हैं कि जैसे सपोज किया जाए, जैसे मेरा एक रूम है, ठीक है ना, सपोज किया जाए हम लोग का जो है ना एक रूम है, रूम में क्या है ना कि बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। एक रूम कंसीडर कर रहे हैं, रूम में क्या है, बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल्स है, क्लोज रूम, ठीक है ना, चारों तरफ से पैक है, उसमें बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या है ना कि रूम टेम्परेचर पे है, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा ना, गैस मॉलिक्यूल के पास कुछ एनर्जी होगा। तो मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, इधर उधर भागना स्टार्ट करेगा। एनर्जी कारण काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा तो क्या ना वेलोसिटी होगा उसके पास, इधर उधर भागना स्टार्ट कर देगा। तो अब जब मॉलिक्यूल्स जो है ना इधर उधर भागना स्टार्ट कर देगा तो क्या होगा, टकराएगा। अब कहाँ कहाँ टकराएगा, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराएगा, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ये रूम का जो वाल है, ठीक है ना, दीवार है, उससे टकराएगा। तो अलग अलग जो भी दीवार है, ठीक है ना, वो सब से मॉलिक्यूल टकराएगा। और उसके अलावा क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से भी टकराएगा, ठीक है ना। तो गैस का प्रेशर क्या कैसे डिफाइन करते हैं, तो गैस का प्रेशर वो प्रेशर होता है जो मॉलिक्यूल गैस, जिस केस में, ठीक है ना, गैस मॉलिक्यूल्स क्या है, दीवार से टकरा के देता है। यानी गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराया तो उसके कारण प्रेशर हम लोग नहीं बताते हैं, उसको कंसीडर ही नहीं करते हैं। हम लोग प्रेशर किसके कारण कंसीडर करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स दीवार से टकरा के प्रेशर दे रहा है, ठीक है ना। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, गैस के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वो क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल्स जो दीवार से टकरा के प्रेशर, जो दीवार से टकराने के कारण जो प्रेशर देता है वही उस गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर कहलाता है। मतलब बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, एक दूसरे से टकराया तो उसको हम लोग प्रेशर में कंसीडर नहीं करते हैं, प्रेशर में उसे कंसीडर करते हैं जो दीवार में टकराने के बाद देता है। तो वही इस पॉइंट को लिखे हुए हैं कि गैस मॉलिक्यूल का जो प्रेशर होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, वो किसके कारण होगा, मूविंग मॉलिक्यूल के बम्बार्डमेंट के कारण, किस पे, दीवार पे। यानी दीवार पे जो टकराएगा तो उसके कारण जो प्रेशर होगा ना, वही उस गैस मॉलिक्यूल के द्वारा एग्जर्ट किया हुआ प्रेशर है, ठीक है ना। तो ये फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट है ना, तो जैसे मान लो कि गैस मॉलिक्यूल इधर मूव कर रहा है, इधर उधर बहुत सारा मूव कर रहा है, ठीक है। तो सबको लग रहा है कि जैसे कुछ मास होगा तो mg नीचे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ही कंसीडर कर लिया है, ठीक है ना, एजम्पशंस था ये सब ना, एजम्पशंस मान लिया है कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इज क्या, नेग्लिजिबल। यानी जैसे मॉलिक्यूल इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लग रहा था उसको क्या मान रहा है, नेग्लिजिबल मान रहा है, उसको कंसीडर ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये पांचवा पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कंसीडर कर लिया है, हम लोग को पता है कि mg लगेगा, लेकिन कंसीडर कर लिया है कि वहाँ पे कोई mg नहीं लगेगा। और इसका जो है कंसीडर करना बहुत हद तक वैलिड हो जाता है, क्यों, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, बहुत ही कम होगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा वहाँ पे वैलिडिटी इस तरह से दिखा पाता है, इसलिए कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो है ना इसको नेग्लिजिबल मानेंगे। लास्ट पॉइंट जो है, छठा पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी जो है, ठीक है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है सिर्फ, ठीक है। तो ये
छठा पॉइंट है, इसको आगे दिखा भी देंगे कैसे डिपेंड करता है। और भी अगर कहीं कुछ पॉइंट लिखता है ना तो सब इसी का जो है पार्ट है। यही मेनली हम लोग के पास 6 पॉइंट है कि टोटल वॉल्यूम जो होगा गैस मॉलिक्यूल का नेग्लिजिबल होगा, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस के, ठीक है ना, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगा। मॉलिक्यूल्स स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, कॉलिजन के बाद भी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तीसरा जो होगा कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक होगा, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, और गैस के बीच में अप्रेसिएबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, अप्रेसिएबल होगा, मतलब नेग्लिजिबल होगा। और फोर्थ पॉइंट जो था प्रेशर के कारण था कि प्रेशर जो होगा दीवार में टकराने के कारण होगा। फिफ्थ पॉइंट ग्रेविटी था जी, नेग्लिजिबल मानते हैं यहाँ पे। सिक्स पॉइंट काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो ये चीज़ें हैं। अब काइनेटिक एनर्जी का जो ये बेसिक थ्योरी था, ठीक है ना, बेसिक थ्योरी था, अब इसको लेके जो है डिराइव किया, ठीक है। तो इस थ्योरी को लेके डिराइव करते हैं ना तो एक इक्वेशन आता है Pv = 1/3 mc²। तो वहाँ पे आते हैं हम लोग। तो ये थ्योरी जो है ना सबको याद रखना है जी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। लग रहा है कि सिंपल है, तो सिंपल है ये, ठीक है। और प्रेशर को एक तरह से डिफाइन कर रहा है, और जो है ना वॉल्यूम के बारे में बता रहा है। आगे चल के भी हम लोग देखेंगे ना, तो जैसे वंडरवाल गैस के बारे में देखेंगे, वंडरवाल इक्वेशन जो देखेंगे रियल गैस के बारे में, तो उसमें इसका जरूरत पड़ेगा कुछ पॉइंट का। और ये सब जो पॉइंट है ना, इसको जो फॉलो करता है, ठीक है ना, इस सब पॉइंट को जो फॉलो कर ले उसको हम लोग कहते हैं आइडियल गैस। एक तरह से ऐसे आइडियल गैस को डिफाइन कर सकते हो। ये तो सिंपल सा डिफाइन करते हैं, जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर दे उसको आइडियल गैस कहते हैं। नहीं तो फिर इस तरह से इस पॉइंट के बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं ये सब पॉइंट को जो फॉलो कर रहा है एक तरह से क्या है, आइडियल गैस है। तो ये पॉइंट सबको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अलग अलग तरह का इसमें क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना, सिंगल ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन, अलग अलग तरह का सब बना सकते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे इससे बन जाएगा अच्छा खासा, और फंसाया भी जा सकता है। तो ये तुम लोग को थोड़ा इस पर ध्यान दे देना है, बाकी आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो है Pv = 1/3 mc²। तो ये सबको लग रहा होगा कहाँ से आ गया। तो ये जो हम लोग थ्योरी पढ़े थे ना उसके बेसिस पे डेरिवेशन है, डिराइव करते हैं। Pv = 1/3 mc² आ जाता है, और जहाँ पे c रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता है। इसका डेरिवेशन केमिस्ट्री में उतना इंपॉर्टेंट, मतलब केमिस्ट्री में उतना नहीं पढ़ना है। फिजिक्स में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक चैप्टर है अलग से, उसमें शायद सर बताएं, अगर वहाँ पे ज़रूरत पड़े तो। केमिस्ट्री में तो ज़रूरत नहीं है, केमिस्ट्री में जो ज़रूरत है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखना फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से जो है ना इक्वेशन आता है Pv = 1/3 mc²। Pv = 1/3 mc²। और इस केस में देखना जैसे P क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है ना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस कह सकते हो। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस। m क्या है, ठीक है ना, तो m जो है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। m जो है ना एक मॉलिक्यूल का मास है, बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल होगा तो एक मॉलिक्यूल का मास है। और c जो है क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। c जो है ना रूट मीन स्क्वायर स्पीड, नया तरह का स्पीड आ रहा है ना, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। तो अब सबसे पहले तो डिफाइन करते हैं कि CRMS क्या होता है, ठीक है ना, यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है। तो क्वेश्चन, ठीक है ना, इससे भी पूछता है, आया भी है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है उसको हम लोग समझेंगे। पहले तो बेसिक जो है ना डिफाइन कर लेते हैं कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है। तो दो तरह से डिफाइन करते हैं। तो पहला डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है, उसके बाद दूसरा भी हम लोग देख लेंगे उसमें क्या है। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, CRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो यहाँ पे देखो जैसे डिफाइन कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या है, एक तरह का हाइपोथेटिकल स्पीड है, मतलब एक तरह का इमेजिनरी स्पीड है, ठीक है। तो ये कैसा इमेजिनरी स्पीड है, तो इसको समझते हैं। तो मान लो ठीक है ना, एक गैस मॉलिक्यूल का सिस्टम लिए तो बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो और मॉलिक्यूल, ठीक है ना, वो जो गैस का सिस्टम है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा तो सब गैस को मॉलिक्यूल्स के पास क्या होगा, एक तरह का एनर्जी होगा, जनरली काइनेटिक एनर्जी होगा। मॉलिक्यूल से ना मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे होगा।
तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा उस गैस मॉलिक्यूल के सिस्टम का, ठीक है, उस टोटल काइनेटिक एनर्जी को अगर प्रत्येक गैस मॉलिक्यूल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब सबको बराबर बराबर दे दो क्या, काइनेटिक एनर्जी, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो सबके पास क्या होगा, एक पर्टिकुलर एनर्जी आ जाएगा, यानी पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी आ जाने के कारण क्या होगा, सबका एक पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, और वो जो इमेजिनरी स्पीड होगा ना उसी को हम लोग कहते हैं CRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, तो इसको देखो डिफाइन भी ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड RMS स्पीड may be defined as a hypothetical speed which all the molecules of the gas would possess if total kinetic energy is equally distributed among them। मतलब वही है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी को प्रत्येक गैस मॉलिक्यूल को इक्वली दे दो, ठीक है ना, उसके बाद हर एक मॉलिक्यूल के पास जो स्पीड होगा उसको हम लोग कहेंगे CRMS। ठीक है, अब देखो इसको जो है ना डिराइव हम लोग कैसे करेंगे CRMS का, तो इसके लिए हम लोग ना ये इक्वेशन यूज करते हैं, PV = 1/3 mNc²। n क्या था यहाँ पे, n नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो डिफाइन जो है ना डिराइव कैसे करेंगे इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एग्जाम में पूछता है, इक्वेशन का यूज़ करेंगे, क्वेश्चन भी बनता है अच्छा खासा। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो C हमको निकालना था, तो C जो है CRMS है, हम लोग देख भी रहे हैं C क्या है, CRMS है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे C² हम लोग लिख देंगे 3PV/mn, ठीक है, या फिर C जो है क्या है CRMS है, तो इसको हम लोग लिख देंगे √PV/mn, ठीक है, कुछ ऐसे। यहाँ पे देखना, ये जो था ना n क्या है, n इज नॉट नंबर ऑफ मोल्स, n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो फॉर 1 मोल, ठीक है, फॉर 1 मोल अगर 1 मोल लेंगे तो n कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, Na, ठीक है ना। मगर अगर नंबर ऑफ अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लेंगे, 1 मोल में मॉलिक्यूल कितना होता है, Na, तो n कितना हो जाएगा, Na के बराबर हो जाएगा, यानी CRMS जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 3PV/, ठीक है, m × Na, लाइक दिस, ठीक है। अब कोई बताओ जी यहाँ पे m × Na क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का मास इंटू Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मास मतलब मोलर मास, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है ना सीधे लिख सकते हैं 3PV/M, ठीक है। अब इसको आगे भी तो हम लोग कर सकते हैं ना, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, PV = nRT, और n तो 1 है ना, तो PV = क्या हो गया, RT, ठीक है, कुछ ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग सीधे इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना, ये क्या हो गया 3RT, यानी PV = RT/M, ठीक है ना, 3RT/M, M क्या है, मोलर मास है, किसका, जिस गैस की बात करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे भी इसको लिख सकते थे ना 3RT/ क्या, RT/ क्या जी, M × Na, ठीक है, M × Na। अब देखो जो है ना यहाँ पे एक चीज़ और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, अच्छी बात है। देखो R क्या है, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है ना, SI में रखेंगे तो 8.314 J/mol/Kelvin, ठीक है, डिवाइडेड बाई Na, ठीक है। तो ये जो है ना R/Na क्या होता है, एक K होता है, K को हम लोग बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट, K को बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है ना, एक तरह का ये क्या है, कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, मतलब साइंटिस्ट है अपने नाम से जो है ना एक कांस्टेंट बना रही है, मतलब कांस्टेंट एक देखा तो ये कांस्टेंट है, दोनों जो है एक कांस्टेंट होगा तो उसका जो है ना K मतलब K से अपना ना जो है ना अपने K इसका कांस्टेंट का वैल्यू बता दिया, मतलब एक तरह से कांस्टेंट बोल दिया K होगा,
और अपने नाम से जो है ना उसको नाम दे दिया, ठीक है, चमकने के लिए अच्छा एक तरीका है, ठीक है ना, इस तरह से कर सकते हैं। और मतलब कि कहने का मतलब ना कि ये ऐसा मतलब आगे भी मतलब लिखते क्यों है, लिखने का सिंपल सा है ना कि बहुत जगह जो है RYNA यूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि RYNA बार बार यूज़ कर रहे हैं तो उससे बेहतर है एक नया कांस्टेंट के मान लें, RYNA की जगह क्या लिखें, के लिख लें, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है ना, तो बस वही बोल्ड जमान किया तो सहूलियत हो गया आगे क्वेश्चन बनाने में, आगे डेरिवेशन में, किसी भी चीज़ में आगे जो भी जहाँ भी यूज हो, तो ठीक है ना, साथ में अपना नाम भी चमका लिया। तो देखो R का वैल्यू जो है ना, K का वैल्यू कितना होगा तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, जैसे SI मिलेंगे तो 8.314 डिवाइडेड बाई कितना Na, तो हम लोग जानते हैं ना 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो K का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको करते हैं ना तो 1.38 इंटू 10⁻23 हो जाता है ये, ठीक है ना, बोल्ट्जमान कांस्टेंट K का वैल्यू K इक्वल टू R/Na, ठीक है ना, यह कांस्टेंट और कुछ नहीं है, जैसे Na कांस्टेंट है, ठीक है ना, उसी तरह से यहाँ पे R, जैसे Na कांस्टेंट है तो यहाँ पे K कांस्टेंट होगा, यूनिट आएगा ना, Na का तो कोई यूनिट नहीं है, जो R का यूनिट होगा वही K का यूनिट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ना, हम यहाँ पे बता रहे थे कि जैसे ये जो है R/Na जो है, ठीक है, ये R/Na जो आएगा ना यहाँ पे, इसको एक नया कांस्टेंट हम लोग जो है ना मान ले रहे हैं, और ये क्या हो गया 3kT/m, जहाँ पे m क्या है, स्मॉल m मतलब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है, और कैपिटल M क्या है, मास ऑफ Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब मोलर मास। तो देखो CRMS फाइनली मेरे पास आया क्या, ठीक है ना, तो CRMS की अगर हम लोग बात करेंगे तो CRMS फाइनली मेरे पास आ गया क्या जी, तो यहाँ से अगर लिख लेंगे, मतलब फॉर्मूलेट जो किया ना उसको हम लोग फाइनली कंक्लूड कर रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे आ गया, साथ में एक जो है ना ये आ गया 3kT/m, ठीक है। तो ये फार्मूला है, इसको बस दिमाग में रखना है और यूज़ करना है, और क्या मतलब क्वेश्चन आएगा तो इसका यूज़ करेंगे, तो जिस हिसाब से आएगा हम लोग बना लेंगे। बाकी तो यूनिट का कैलकुलेशन बताएंगे अच्छे से, तो यूनिट मैनिपुलेट कर सकते हो आसानी से, मतलब अभी नहीं, क्वेश्चन आएगा तब, ठीक है ना, आगे क्वेश्चन इस पे करेंगे। तो ये जो था मेरा क्या था, रूट मीन स्क्वायर स्पीड था कि काइनेटिक एनर्जी जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो उस हिसाब से क्या होगा जी, जो सबके पास जो स्पीड आएगा उसको हम लोग कहते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है ना, यहाँ तक ये डिफिनीशन यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद ये पूरा कॉपी करेंगे, ठीक है, इसके नीचे नहीं लिखना है, यहाँ तक लिखना है, इसको लिख के इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे इसको हटा रहे हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट डिफाइन कर रहे हैं, नेक्स्ट इसको दूसरे तरह से भी डिफाइन करते हैं और हाँ मतलब कि ठीक है, उसके बाद में देखते हैं, पहले इसको डिफाइन करते हैं। CRMS हम लोग बात कर रहे हैं, तो CRMS का एक डिफिनीशन देखें ना, इसको दूसरे तरह से भी डिफाइन करते हैं, जो नाम है ना उसी हिसाब से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो दूसरा डिफिनीशन इसका क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो दूसरा डिफिनीशन क्या है ना कि यहाँ पे देखना, ये ठीक है, देखो ये जो टर्म है ना इसको हम लोग लिखेंगे, पहले स्पीड लेंगे, ठीक है, और स्पीड का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायर का मीन करेंगे मतलब एवरेज लेंगे, एवरेज के बाद रूट करेंगे, मतलब इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, नॉर्मली जैसे हम लोग बात किए ना, बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल्स है रूम में, ठीक है, तो गैस मॉलिक्यूल्स नंबर मान लो 1 है, ठीक है ना, तो मान लो एक वाला जो गैस मॉलिक्यूल है उसका स्पीड जो है ना C1 से मूव कर रहा है, दूसरा वाला जो है C2 से मूव कर रहा है, तीसरा वाला C3 से मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो इसी तरह जो है मान लो कि N वाला जो है ना Cn से मूव कर रहा है। तो हर एक मॉलिक्यूल जो है एक्चुअली जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि अलग अलग कुछ स्पीड से मूव कर रहा होगा, C1 C2 C3 C4 C5 Cn, मान लिए N मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये मान लिए हम लोग। तो अब इसके बाद बोला है ना कि RMS क्या होगा, RMS स्पीड हम लोग क्या मान रहे थे कि एक हाइपोथेटिकल स्पीड होता है,
ठीक है, कि सबको काइनेटिक एनर्जी इक्वली दे देंगे तो उसके बाद जो प्रत्येक मॉलिक्यूल के पास स्पीड होगा वो उसका क्या होगा, CRMS हो जाएगा। तो CRMS जो होगा क्या है मतलब अब यहाँ से कैसे निकालते हैं ये देखना है। तो एक तो जो है ना जो पहले पढ़ा उस फार्मूला का यूज़ करके बताते हैं, और दूसरा इस तरह से भी क्वेश्चन देता है कि पहला मॉलिक्यूल का मतलब स्पीड इतना था, दूसरा का इतना था, वैल्यू बता देगा 5 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड दूसरा का, तीसरा का 10 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से करके ठीक है ना 10 को दे दिया, ठीक है, या 20 दे दिया या 15 दे दिया, मान लिया फिर 5 ही दिया, और उसके बाद पूछ देगा कि CRMS बताइए। तो फार्मूला लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है उसमें। तो फार्मूला हम लोग कैसे लगाएंगे कि जैसे CRMS हम लोग ले रहे हैं ना, तो CRMS मतलब क्या कह रहा है, सबसे पहले स्पीड का स्क्वायर, ठीक है ना, तो स्पीड का स्क्वायर कर दो, C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, ठीक है ना, C3 स्क्वायर, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे CN स्क्वायर तक जाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि स्पीड का स्क्वायर का मीन करेंगे, मीन मतलब एवरेज लेंगे, तो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, इस तरह से CN स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब एवरेज लेंगे तो क्या करेंगे, n नंबर है ना, तो n से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद कह रहा है ना कि एवरेज लिए, उसके बाद इसका रूट ले लो, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे इस तरह से, तो ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा CRMS, ठीक है ना, तो यही लिखे हैं ये। तो CRMS इक्वल टू C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, इस तरह से CN स्क्वायर डिवाइड बाई n का स्क्वायर रूट। अब देखो ये जो है ना पहले भी डिफाइन किए थे, ठीक है ना, वो चीज़ आ गया 3RT अपन कैपिटल M, R बाई एन ए लिख देते हैं तो ये हो जाता है 3kT अपन स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, कैपिटल एम क्या है मोलर मास। तो ये हो गया तुम्हारा क्या हो गया जी, CRMS कंप्लीट हो गया। यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है इसको हम लोग यहाँ पे देख लिए दोनों तरह से कि काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, और फिर ये फार्मूला जो नाम लिखा हुआ ना उसके बेसिस पे। नेक्स्ट आते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है ना, बस जो नाम है ना उसी हिसाब से इसका काम भी है, जो नाम है ना उसी हिसाब से काम भी है। बाकी जब मैक्सवेल हम लोग देखेंगे, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें जो है ना वो चीज़ दिख जाएगा। तो फिलहाल अभी इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द स्पीड पजेस्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहा है। तो एट ए गिवन टेम्परेचर पे क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी अधिकांश मॉलिक्यूल्स के पास जो स्पीड रहेगा उसी को हम लोग कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है ना। क्या अधिकांश मॉलिक्यूल्स के पास जो स्पीड रहेगा इसको हम लोग कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का जो है ना डिफाइन करते हैं तो 2RT अपन कैपिटल एम, और जो है ना इसके बाद सी में इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे तो 2kT अपन स्मॉल एम, ठीक है ना। अंतर क्या हुआ, 3RT अपन कैपिटल एम, यहाँ पे क्या आ गया 2RT अपन कैपिटल एम। तो CRMS 3RT अपन कैपिटल एम, मोस्ट प्रोबेबल CMP, ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबल क्या हो जाएगा 2RT अपन कैपिटल एम या 2kT अपन कैपिटल एम, ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे हो सर इसको डिराइव कैसे करेंगे, तो डेरिवेशन पे मत जाओ, ठीक है ना, वो थोड़ा हायर कैलकुलेशन इस पे आता है और उसका ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को, ठीक है। मतलब वो उतना नहीं पूछेगा, थोड़ा सा हायर लेवल पे जाएगा और समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जहाँ तक हमको लगता है वो चीज़ थोड़ा सा टिपिकल है, और कहीं पूछेगा भी नहीं, जनरली वो कहीं बताता मतलब रहता ही नहीं है, ठीक है। तो उस पर नहीं जाना, ये फार्मूला याद कर रख लो। उसके बाद फिर इससे क्वेश्चन जो पूछेगा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे तो वो बताएंगे आगे, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। तो CRMS देख लिए, मोस्ट प्रोबेबल देख लिए, एक होता है एवरेज स्पीड, ठीक है ना। तीसरा जो हो गया एवरेज स्पीड, ठीक है। तीसरा जो हो गया एवरेज स्पीड, इसको हम लोग लिखेंगे C एवरेज, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, ठीक है, एवरेज होगा एक तरह से, क्या होगा स्पीड का एवरेज ले लेंगे हम लोग। तो ठीक है, इसको डिफाइन कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज एवरेज ऑफ स्पीड, इट इज डिफाइंड एज एवरेज ऑफ स्पीड्स, ठीक है ना, स्पीड्स पजेस्ड बाई different fractions of molecules
different fractions of molecules at a given temperature, at a given temperature। ठीक है ना, कुछ इस तरह से मतलब बोल क्या रहा है कि इसको डिफाइन करते हैं कि क्या होता है, एवरेज ऑफ स्पीड्स पजेस्ड बाय डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब वही है कि जो भी मॉलिक्यूल्स है ना उसका जो स्पीड होगा, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड होगा उसका ना एवरेज ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड। जैसे इसको सिंपली हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे सी एवरेज निकालना है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, मान लो कि जैसे अभी हम लोग रूट CRMS में देखें कि मान लेते हैं पहला का स्पीड C1 है, दूसरे का C2 है, C3 है, ठीक है ना, इस तरह से है, तो सबका एवरेज क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरह से क्या होगा Cn और डिवाइडेड बाई टोटल n, ठीक है ना, n कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा, तो ये C एवरेज हो गया। ठीक है, तो एक तो इस तरह से निकलता है और दूसरा जो सेम ही है, ठीक है ना, मतलब इसका जो वैल्यू अलग से निकालते हैं, ठीक है ना, तो इस तरह से आएगा 8RT अपॉन पाई एम, ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं 8KT, KT नहीं तो फिर PV लिख सकते हो, 8PV अपॉन पाई एम, या फिर KT के टर्म में भी लिख सकते हैं 8KT अपॉन पाई स्मॉल एम। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यही है, ठीक है ना, ये 3 तरह का स्पीड है और इसी को समझना है। तो पहला स्पीड था CRMS, हाइपोथेटिकल स्पीड हम लोग समझ ही गए, मोस्ट प्रोबेबल मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास जो स्पीड होगा उसको जो है ना इस तरह से हम लोग बता देते हैं कितना होगा। और तीसरा जो है एवरेज स्पीड, सबका स्पीड का एवरेज ले लिए जिसका वैल्यू इतना आता है। और एक चीज़ और जो एग्ज़ाम में जनरली पूछता है, सबका रेशियो क्या होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे CMP सबसे कम तो यही होगा, उसके बाद C एवरेज इज टू CRMS, ठीक है ना, ये कुछ ऐसे। तो एग्ज़ाम में पहले भी पूछा है, ठीक है, तो मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन जो है ना कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे क्या हो गया स्क्वायर रूट 8 अपॉन पाई। कैलकुलेशन थोड़ा सा आएगा तो इसको थोड़ा दिमाग में रखना है। 1:1.128, ठीक है ना, इज टू 1.224, ठीक है ना, ये वैल्यू आएगा 1:1.128 इज टू 1.224, तो ये वैल्यू आएगा, इसको याद रखना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे मतलब पूछ चुका है, IIT में पूछा है, मेंस वाला नहीं एडवांस वाला है, ठीक है ना, तो पहले पूछा है तो मतलब पूछते रहता है, तो मेंस में ही पूछ सकता है, ध्यान देना, नीट में ही पूछ सकता है ये वाला, तो ये याद रखना तो बेटर रहेगा। ये नॉर्मली हम लोग बात करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। नेक्स्ट सबको लिख लेना है, सबको नेक्स्ट जो है ना काइनेटिक एनर्जी, हम लोग काइनेटिक एनर्जी पे हम लोग आएंगे। काइनेटिक एनर्जी जो है ना कितना होगा, कैसे होगा, और मतलब किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो हम लोग देख ही लिए थे, ठीक है ना, किस पे डिपेंड करता है, किस पे करता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट आते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो सिंपल है, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग बात करेंगे तो हाफ mv², ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी बात करेंगे तो हाफ मास इनटू जो स्पीड होगा उसका स्क्वायर। तो मास, टोटल मास ले लेते हैं, तो एक मॉलिक्यूल का मास m, मान लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n, ठीक है ना। तो उसके बाद मान लेते हैं c जो है, तो CRMS जनरल यहाँ पे रखते हैं, ठीक है ना। तो c का स्क्वायर कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना, जहाँ पे c क्या है, CRMS है, ठीक है ना, RMS स्पीड है। अब देखो हम लोग जो है ना इसको आगे बढ़ा सकते हैं इस चीज़ को।
देखो एक चीज़ हम लोग को पता था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से, PV इक्वल टू 1/3 mn/c², ठीक है ना, ये चीज़ हमको पता है, ये याद रखना है। तो ये चीज़ हमको पता है, PV इक्वल टू 1/3 mn/c²। अब क्या करते हैं ना, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं इसमें, तो ये क्या आ गया, ठीक है ना, इसको इधर ले आओ तो 3/2 इंटू 1/3 mn/c², ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा यहाँ पे 3/2, ठीक है, PV, ठीक है ना, 3/2 क्या हो जाएगा, PV फॉर 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, सॉरी फॉर 1 मोल ऑफ द गैस, 1 मोल ऑफ द गैस, ठीक है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, PV इक्वल टू RT, ठीक है ना, PV इक्वल टू RT, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 RT। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस, ठीक है ना, 1 मोल ऑफ द गैस, ठीक है, गैस के 1 मोल का काइनेटिक एनर्जी कितना हो रहा है, 3/2, ठीक है ना, 3/2 RT, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ठीक है ना, n मोल ऑफ द गैस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3/2 nRT, ठीक है ना, 1 मोल का 3/2 RT, तो n मोल का क्या होगा, n से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो किसी भी गैस के लिए अगर बात करेगा ना कि 1 मोल का उसका क्या होगा, सॉरी n मोल का उसका जो है काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो ये क्या होगा, इतना हो जाएगा, ठीक है ना, इसको थोड़ा दिमाग में रखना है, इसका क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगा। अभी देखो इसमें और चेंज करेंगे, इसी के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ठीक है, 1 मोल मतलब कितना मॉलिक्यूल, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, ठीक है, गैस के Na मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा 3/2 RT, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इक्वल टू क्या होगा 3/2 R/Na, ठीक है ना, इंटू T, R/Na हम लोग देखे थे ना, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑफ द गैस इक्वल टू क्या आ गया 3/2 kT, R/Na क्या था K, तो 3/2 kT, ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ द गैस 3/2 kT आ गया, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज जो काइनेटिक एनर्जी होगा 1 मॉलिक्यूल का, ठीक है ना, वो क्या है ना, सिर्फ T पे डिपेंड कर रहा है। T यहाँ पे क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, जो हम लोग 6 पॉइंट देखे थे थ्योरी में, अजम्पशन जो उसका था, क्या है कि बिकॉज K क्या है, कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, 3/2 कांस्टेंट है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है काइनेटिक एनर्जी, 3/2 kT पे। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल है तो उसका काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। कौन सा टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। टेम्परेचर घटा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा प्रत्येक मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो अगर किसी एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बात करेंगे तो उससे मास, ठीक है ना, उसके मास पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। कौन सा टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है ना। ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो हाफ mv² समझते हैं ना, तो हाफ mv² से लगता है मास पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। लेकिन जब गैस मॉलिक्यूल की बात करेंगे, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड जो है ना, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। उसका हम लोग यहाँ पे प्रूफ देख लिए कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा एक मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा, 3/2 kT। तो इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। क्वेश्चंस भी इस पे अच्छा खासा बनेगा, लेकिन क्वेश्चन क्या है ना, मतलब ये चीज़ समझ में आ गया, ये चीज़ कर लिया तो क्वेश्चन आसान है, तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं रहेगा, आसानी से बना सकते हो। बस थोड़ा बहुत प्रैक्टिस रहेगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस नहीं भी उतना रहेगा तब भी बना सकते हैं यहाँ पे, लेकिन प्रैक्टिस कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आसानी से चीज़ें हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे।
तो हम लोग यहाँ पे आज क्या देख लिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देखे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग क्या क्या देख लिए, उसके बाद फिर ठीक है ना, पी वी इक्वल टू 1/3। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एजम्पशंस देख लिए, 6 पॉइंट था उसमें। उसके बाद पी वी इक्वल टू 1/3 mc², उसके CRMs निकाले, मोस्ट ट्रेवल स्पीड निकाले और एवरेज स्पीड निकाले। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स निकाल लिए हम लोग यहाँ पे, ये आ गया। ठीक है, तो इसको जो है ना थ्योरी का आज इतना ही रखते हैं। अभी थोड़ा कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसमें क्वेश्चंस करते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसको पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी इसमें ना कुछ और भी है, कंप्लीट नहीं हुआ है। जो है मैक्सवेल का थ्योरी इसमें देखना है, मोस्ट ट्रेवल स्पीड वहाँ पे आएगा थोड़ा सा, और कॉलिजन डायमीटर, ठीक है ना, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी पढ़ना है इसमें, ठीक है ना, उसको हम लोग देखेंगे। और एक चीज़ और है दिमाग, ठीक है ना, एक डिस्टेंस वाला है, उसको भी देखेंगे। और बस इसमें यही है। और उसके बाद थ्योरी भी और है, ठीक है ना। एक चीज़ हम बताना भूल गए, ठीक है, जैसे जितना हम थ्योरी पढ़ाए थे इस क्लास के पहले तक का, ठीक है ना, वो थ्योरी कंप्लीट नहीं है बहुत, मतलब उसके अलावा भी बहुत सारा थ्योरी है भी आगे। लेकिन मैक्सिमम जो है, जो भी मतलब क्लास देख के क्वेश्चंस बना रहे हैं, जहाँ तक पढ़ाए हैं उस हिसाब से आप लोग बहुत आगे हो। अच्छा खासा आप लोग क्वेश्चन बना लिया, अवस्थी का क्वेश्चन हो, चाहे अगर कोई बुकलेट का बना रहा है तो उसमें, ठीक है ना, जैसा देखे डॉट क्लास में भी, और भी लोग डॉट जैसे पूछ रहे हैं, तो अच्छा खासा आप लोग आगे निकल गए हो, तो ठीक है ना, अच्छी बात है। लेकिन अभी जो है ना कवर नहीं किया, जैसे इस टॉपिक से भी कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, तब इसको पढ़ाया नहीं थे, ठीक है ना। ये इस क्लास में कवर हो गया, तो अब इससे क्वेश्चन आप लोग आसानी से कवर कर सकते हो, आसानी से बनेगा भी, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस यूनिट का पंगा होता है, जो कि अच्छे से हम पहले बता चुके हैं और आगे भी बताएंगे अगर दिक्कत होगा तो इसमें। तो सब आसानी से बनेगा, और जो है ना आप लोग अच्छा खासा आगे भी हो, ठीक है ना, जहाँ तक हमको दिखा, और बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो है ना, मतलब सबको सजेस्ट करेंगे अभी से फ़िलहाल। हालांकि डॉट क्लास में सोचे थे तो बताएंगे, लेकिन जो है ना सोच रहे हैं यहाँ बता दे, ताकि सबको जो है ना फ़ायदा हो जाए। तो देखो, जैसे हम लोग क्या है कि पढ़ना है, और पढ़ना तो सबको है, सब लोग पढ़ रहा है, सबको क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। और आजकल रिजल्ट से ज़्यादा सबको रैंक चाहिए। ठीक है ना, सबको अच्छा रैंक चाहिए, सबको IIT में एडमिशन चाहिए, फिर नीट में अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, एम्स चाहिए, फिर और भी दिल्ली में कुछ अच्छा कॉलेज है उसमें। तो अब रैंक चाहिए, तो फिर ना कैसे रैंक आएगा। ठीक है, तो पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन भी बना रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, तो रैंक आने के लिए क्या है, तो जैसे जो भी पढ़े, मेहनत किए, ठीक है ना, क्वेश्चन बना रहे हैं, तो क्वेश्चन भी मैक्सिमम बन रहा है, नहीं बन रहा है तो हमारे बताने के बाद बन जा रहा है, तो मैक्सिमम चीज़ें तुमसे हो जा रहा है, ठीक है। तो फिर तो उसके बाद जो है ना रिज़ल्ट कैसा आएगा, उसके बाद अब दिक्कत है कि अभी तो सब बन रहा है, तो एग्ज़ाम में वो बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, सबसे बड़ा इशू है। मान लीजिए चैप्टर पढ़ लिए, गैस स्टेट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, या इसके पहले एटॉमिक पढ़े, तो मान लो एटॉमिक में मैक्सिमम क्वेश्चन बना लिए, ठीक है ना, एक एडवांस वाला लेक्चर था तो वो बताएंगे, तो उसके अलावा उसका जो भी पोर्शन था वो सब बन जाएगा, बाकी तो मैक्सिमम सब बन ही गया होगा, सबसे बन ही रहा था, देखे भी है, मैक्सिमम से बन ही गया था वो चीज़ें। तो अभी तो सब बन रहा है ना, एग्ज़ाम में, मतलब एडवांस एग्ज़ाम है, चाहे मेंस एग्ज़ाम है, चाहे नीट का एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या, इतना सारा चीज़ें एक साथ कैसे याद रहेगा एग्ज़ाम में, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा इशू, इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो एक तो सबके दिमाग में आ रहा होगा, लास्ट में बैठ के रिवाइज़ कर लेंगे सर, बहुत सिंपल है, आराम से लास्ट में बैठेंगे, 1-2 महीने रिवाइज़ करेंगे और आसानी से सब रिवाइज़ हो जाएगा, और जाके एग्ज़ाम में बना देंगे। अच्छी बात है, गुड, ठीक है ना। तो उस समय हो सकता है रिवाइज़ हो जाए, नहीं तो प्रेशर के कारण अच्छे से रिवाइज़ ना हो पाए, ठीक है। ज़्यादा चांस है अच्छे से रिवाइज़ नहीं हो पाता है, आदमी जो है ना कंफ्यूज हो जाता है, कितना करें, किसका क्या करें, कितने टाइम में कितना कर लें, उस हिसाब से जो है ना अच्छे से हो नहीं पाता है जितने अच्छे से होना चाहिए। किसी से हो भी जाता है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं है, मतलब कुछ लोग कर भी लेते हैं, या फिर किसी का अच्छे से मैनेज हो गया लकली, तो वो लोग हो पाता है। तो रिस्क क्यों ले, सबसे बड़ा इसका ना, रिस्क क्यों ले, ठीक है, लास्ट वाला इस रिस्क क्यों ले, तो रिस्क नहीं लेना है। रैंक चाहिए तो रिस्क तो एकदम नहीं लेना है।
ठीक है। तो अभी जो है अगर मान लो ठीक है ना, टाइम थोड़ा बहुत निकाल पा रहे हो अगर नहीं भी निकाल रहे हो तो निकालो, ठीक है। टाइम निकाल के करना क्या है जैसे एटॉमिक पढ़े, ठीक है, तो मान लो बुकलेट बनाया तो बुकलेट में मान लो 200 क्वेश्चन है, या फिर मान लो अवस्थी बनाया तो अवस्थी में मान लो 200 क्वेश्चन है। तो अगर मान लो दोनों मिला के 400 क्वेश्चन हुआ, तो मान लो सपोज करो कोई 200 क्वेश्चन बनाया, या बुकलेट बनाया या अवस्थी बनाया, तो 200 क्वेश्चन में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मान लो 200 क्वेश्चन है तो उसमें क्या होगा ना, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, या मान लो 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन, या फिर किसी को 15 क्वेश्चन, मतलब इतना क्वेश्चन उसको इम्पॉर्टेंट बुझाएगा। मतलब कि ऐसा लगेगा ना कि ये सब नया क्वेश्चन है जिसमें जो है हमको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ा, या सर का हेल्प लेना पड़ा या जो है ना कुछ ट्रिकी है जो कि जो है ना आगे चल के भूल जाएंगे। तो क्या करना है, वैसे क्वेश्चन को ना नोट कर लो। नोट करने का मतलब क्या है ना, बुक में ही नोट कर लो, कितना लिखोगे तो कुछ स्टार लगा लो, 2-3 स्टार दे दो हर एक क्वेश्चन को, ठीक है ना, डिपेंड अपॉन तुमको कितना टफ लग रहा है। मान लो कि तुमको लगा कि पूरा क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है तो 3 स्टार लगा दो, कि जब भी रिवाइज करेंगे तो क्वेश्चन रिवाइज करना। जैसे अगला बार रिवाइज करेंगे जब एग्जाम आएगा तो उसमें क्या है ना, 200 क्वेश्चन तो बनाओगे नहीं तुम। और मान लो एक चैप्टर में 200 क्वेश्चन, तो 30 चैप्टर है तो कितना भी क्वेश्चन हो जाएगा, हज़ारों में क्वेश्चन चला जाएगा ना, ठीक है। अब तुम यही सेम ही क्वेश्चन तो बनाओगे नहीं। अब एग्जाम उस समय आता है तो क्या होगा ना, टेस्ट सीरीज रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा, नया नया क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास, ठीक है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करोगे। तो जो पहले वाला क्वेश्चन था वो भी तो तुमको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिवाइज करने के लिए क्या है, जो क्वेश्चंस जो रहेगा ना उसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टार लगा देंगे जो तुमको अच्छा लगे, मतलब कि ये इसमें कंसेप्ट है जो कि हमको याद होना चाहिए, हम भूल जाएंगे, हमको याद रिवाइज कर लेना है इसको। तो रिवाइज करने के लिए उसको स्टार लगा देंगे। तो मान लो 20 क्वेश्चन है, तो मान लो 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तुमको लगा ट्रिकी है तो उसमें 3 स्टार लगा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा कम ट्रिकी लगा तो 2 स्टार लगा देंगे, 1 स्टार लगा देंगे, उस हिसाब से जो है ना डिपेंड अपॉन डिफ़िकल्टी लेवल। तो एक चैप्टर में 30, 40, 50 क्वेश्चन के आसपास जो है, ठीक है ना, रखना है कि रिवाइज कर लेना है। 30 क्वेश्चन के आसपास आई थिंक सफिशिएंट होगा, उतना भी अगर हम लोग मैनेज करके रखते हैं तो। जैसे एटॉमिक पूरा पढ़ा बना लिए ना, तो जितना जैसे 400 क्वेश्चन है तो मान लो उसमें से 50 जो अच्छा क्वेश्चन है उसको स्टार मार के रख लिए कि इसको रिवाइज करना है, बस इतना ही करना है। तो मतलब इस तरह से क्वेश्चन जो है ना छाट के रख लेना है। तो इससे क्या होगा ना कि जब उस चैप्टर पे आएंगे तो उसी चीज़ को रिवाइज करेंगे। और एक चीज़ इसमें और क्या है ना कि तो इससे क्या होगा ना, हर एक चैप्टर का मान लो 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन है, तो जब लास्ट में भी अगर रिवाइज करते हैं ना तो उसमें 30-30 क्वेश्चन हर एक चैप्टर का करेंगे तो बहुत कम क्वेश्चन रहेगा कंपेरेटिवली। तो वो आसान, उसको रिवाइज करना ना बहुत आसान होगा, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन था तुमसे तो आसानी बन ही गया, तो आसानी से कैसे बना, फार्मूला यूज़ करना होगा, हल्का फुल्का कुछ इधर उधर करना होगा, तो उसको तो बाद भी कर लोगे। जब टफ क्वेश्चन बना रहे हो तो वो सब मैक्सिमम चांस तुमसे आसानी से हो ही जाएगा। तो बाकी उस क्वेश्चन को पकड़ना है और हर चैप्टर में करना है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में नहीं, सब चैप्टर में, फिजिक्स में, मैथ में, केमिस्ट्री, सब में, ठीक है, सब में हर एक चैप्टर में करने की कोशिश करना चाहिए सबको। तो जिसको पहले जो हो गया तो हो गया तो हो गया, रहना जो अभी चल रहा है ना उसमें आगे करते जाओ। तो ये चीज़ करना है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है ना कि जैसे जो भी टॉपिक पढ़े, ठीक है ना, तो जैसे एटॉमिक पूरा पढ़ा दिए तो एटॉमिक में जो भी कंसेप्ट तुम्हारे हिसाब से, अपने हिसाब से तो पूरा बता दिए कि कौन कौन सा कंसेप्ट क्या है, कैसे है, क्या है, सब चीज़ डिटेल से बताया, ठीक है, जिससे कि सबको अच्छे समझ में आ जाए। तुम्हारे हिसाब से तुमको क्या क्या दिक्कत होगा और तुम्हारे हिसाब से क्या कंसेप्ट जो है ना इंपॉर्टेंट है जो तुम भूल जाओगे, तो इस टाइप का जो भी चीज़ है ना उसको किसी एक जगह लिख लो, एक पेज में, आधा पेज में, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, 10 लाइन 20 लाइन से ज़्यादा नहीं आएगा, उससे ज़्यादा होगा ही नहीं। तो वही 10-20 लाइन जो है ना साथ में, जैसे एटॉमिक पढ़ रहे हैं तो उसी जगह कहीं लिख लो, नहीं तो कहीं अलग कॉपी में लिख लो, किसी एक जगह उसको कलेक्ट कर लो। तो उससे क्या होगा ना, तुम्हारा 4-5 क्वेश्चन एडवांस में चाहे मेंस में आसानी से बढ़ जाएगा। क्या है कि एग्ज़ाम में वही सब क्वेश्चन पूछता है ना जहाँ पे तुम फंसने वाले हो। अब बाबू जहाँ पे फंसोगे वहीं तो पकड़ेगा, ठीक है। तो अगर उस चीज़ पहले डॉट क्लियर करके उसको एक जगह लिख रहे हो और उसको रिवाइज कर रहे हो तो क्या होगा ना, एग्जाम में तुम 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही खींच लोगे प्रत्येक टॉपिक में, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में, मेरे कहने का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में। तो उस हिसाब से ना रैंक सब समझ जाओ कितना बूम करके ऊपर भागेगा। तो ये दूसरा चीज़ करना है। और तीसरा चीज़ जो बता रहे हैं कि हर को रिवाइज करना होगा, मतलब कि 1 वीक में या फिर 2 वीक में, ठीक है ना, 2 वीक में कम से कम 1 दिन
अगर कोई जो है पॉसिबल है तो 1 वीक में करो, नहीं तो 2 वीक में कम से कम 10 से 15 दिन के अंदर 1 दिन टाइम देना होगा जिसमें सब चीज़ रिवाइज करने का रखो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी पढ़ रहे हो तो पिछला जो 10 दिन 15 दिन पढ़े ना उसको रिवाइज करने का। सब रिवाइज पॉसिबल नहीं है तो कम से कम 10-15 दिन रिवाइज करने का। और अगला जो 15 दिन होगा, मतलब अगला 1 महीना जो होगा ना, 1 महीने में पिछला 1 महीने का, मतलब इस तरह से रिवाइज करोगे ना कि पहले वाला चीज़ें रिवाइज होते चले। होगा क्या ना कि जब तुम पढ़ते जाओगे ना तो रिवीजन भी करते जाओगे तो हर चीज़ दिमाग में आते रहेगा। तो ऐसा नहीं लगेगा कि हम कुछ पढ़े नहीं, हम सब भूल गए, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। कॉन्फिडेंस लेवल पुस्टअप रहेगा, पूरे एनर्जी में रहोगे और लगेगा कि तुम कुछ कर रहे हो। और तुम्हारा जो है ना, जो सिलेक्शन का चांसेस है, रैंक देने का चांसेस है, वो अच्छा खासा बढ़ जाएगा और बहुत अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करोगे। ठीक है, और ये हर सब्जेक्ट में करना, ठीक है ना। बहुत ही मतलब तुम्हारा मान लो अगर 5000 रैंक आ रहा था तो कम से कम 2000 ऊपर जंप करेगा। ठीक है, 2000 नहीं तो 1000 तो जंप कर ही जाएगा। मान लो जो बच्चा 1000 रैंक तक लाने वाला था, ठीक है ना, उसका तो रैंक जाके जंप करके 500-600 तक पहुंच जाएगा। या फिर 500 लाने वाला था तो आगे पुशअप करेगा। तो मतलब कि अच्छा खासा रैंक तुम्हारा भागेगा अगर इतना मेहनत कर लेते हो तो। अभी का मेहनत है 1.5 साल 2 साल जो भी है, अभी 2 साल तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जितना टाइम है उतना दिन इस तरह से एफर्ट लगा लो हर टॉपिक पे, जितना टॉपिक तुम कर रहे हो। रिजल्ट, ठीक है, और रैंक जो है ना, रिजल्ट तो आएगा, रैंक अच्छा खासा इंप्रूव करेगा। ये रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए बता रहे हैं कि रैंक अच्छा कैसे लाया जाए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें बताए हैं। 3 पॉइंट जो तुम सबको याद रखना है। एक तो क्वेश्चन को जो है सॉर्ट आउट करना है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको सॉर्ट आउट करना है, और तीसरा क्या बताया, थर्ड वाला, लास्ट वाला क्या बताया, जो लास्ट वाला क्या बताया जी, ठीक है ना, जो 3 पॉइंट बताया, देख लेना वीडियो रिवाइज करके। तो ये 3 पॉइंट था। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ है जो बताएंगे धीरे धीरे। एक्चुअली कुछ बच्चा तुम लोगों से पूछ रहा था सर रैंक अच्छा कैसे लाएं एडवांस में, ठीक है ना, कुछ लोग नीट में सर कैसे अच्छा करें। तो जो है ओवरऑल जो है ना एनालिसिस बता रहे हैं कि इस तरह से रैंक बढ़ेगा तुम्हारा, और बढ़ता है, हर साल बढ़ता है। बहुत सिंपल सा जो बच्चा है, एकदम एवरेज बच्चा है, उसको भी अच्छा अच्छा करवा के दिखाए हैं। बस सिंपली लोग फॉलो करता है, मेहनत करता है, पूरा अपना जितना एफर्ट है लगाता है और रिजल्ट आता है। तो तुम लोग को जो है ना बस ये सब धीरे धीरे फॉलो करना है। हर सर लोग कुछ ना कुछ बताते होंगे, मेरे तरफ से जो ना ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ बताएंगे धीरे धीरे। तो फिलहाल तो यही है। तो जो है इसमें हम लोग यही, इसके बाद जो है ना नेक्स्ट में हम लोग को क्वेश्चंस यहाँ पे करना है। तो आज जो है फ़िलहाल तो यहीं रखते हैं। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लास्ट क्लास का क्वेश्चन देखेंगे और इसका जो थ्योरी है ना उसको आगे देखेंगे। और जम के मेहनत करो, ठीक है ना। तुम लोगों को किसी भी तरह से अपने आप को डाउन नहीं करना है, चाहे जो भी सिचुएशन हो, ठीक है ना। कोरोना हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे एक्सक्यूज़ जो है ना सबके लिए है, सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना। कोई भी आदमी है ऐसा नहीं है, या फिर जो है ना कोई भी ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं है जिसको कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है मतलब कि वो जो है ना ह्यूमन बीइंग नहीं है, ठीक है ना कुछ प्रॉब्लम होना ही है, नॉर्मल है। तो अगर अगर मान रहे हो कि सर ये प्रॉब्लम है, ये नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये सब एक्सक्यूज़ है और दूसरा कुछ नहीं है। तुम टाइम निकाल के पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुमको जो है ना कोई रोज़मर्रा का काम दिया जा रहा होगा घर पे। हमको तो नहीं लगता ऐसा किसी के साथ होगा। हल्का फुल्का अगर घर के काम मिलता है तो ठीक है, करना भी चाहिए। लेकिन नॉर्मली जो तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम रहता है और एफर्ट दो, किसी भी तरह का कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि सर ये कोरोना है, इतना टाइम ये वेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, कुछ नहीं चलेगा। बस एफर्ट लगाओ, मेहनत करो, जम के मेहनत करोगे ना तो रिजल्ट आएगा, रैंक भी आएगा। हम अपने तरफ से पूरा करेंगे। हालांकि कुछ चीज़ अभी हमको यहाँ पे जैसे एडवांस वाला एक लेक्चर बनाना था वो करना है। मोल्स के लिए कुछ लोग बोल रहे थे सर मोल्स वाला, तो एक्चुअली है ना हमको जो है बोला गया कि सर सिलेबस थोड़ा पहले आगे बढ़ा दीजिए, उसके बाद उस पर फोकस कीजिएगा। तो उसका भी हम डालेंगे लेक्चर्स, मतलब लेक्चर तो नहीं, मतलब कि वो जो क्वेश्चन था ना उसको हम लोग डालेंगे, ऐड करेंगे धीरे धीरे। देखो कब हो पाता है वो अभी हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जैसे ही होगा, ठीक है, तो हम अपडेट कर देंगे कि मोल का जो है ना क्वेश्चंस का जो है ऐड कर रहे हैं, तो अपडेट कर देंगे। तो उसमें उसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं है। फिलहाल जो चल रहा है ना उस पर मेनली फोकस करो ना, जो पीछे था उसको रहने दो, धीरे धीरे उस पर भी हम लोग इम्प्रूव कर लेंगे। और जो भी पढ़ाएंगे ना उसमें क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। तो ये इतना थोड़ा
भरोसा रखो, और तो लोग तो फील भी कर रहे हो क्वेश्चन बन रहा होगा। बाकी कुछ भी दिक्कत होता है, किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो ठीक है ना, ऑप्शन तो तुम्हारे पास है ही, पूछ सकते हो किसी भी तरह से, तुम्हारे पास सब तरह का ऑप्शन अवेलेबल दिए हुए हैं, तो पूछ सकते हो। बस मेरे तरफ से जम के मेहनत करो और अच्छा करो, ठीक है ना, रिजल्ट रैंक सब आएगा। बाकी तो सालों भर के मतलब कि अगले साल जब तक एग्ज़ाम नहीं आता है तब तक लगे रहना, ठीक है। तो बस इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में जो है ना इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और थोड़ा सा थ्योरी है इसमें, उसके बाद क्वेश्चंस पे डील करेंगे, क्वेश्चंस कुछ कुछ कराना है, उसके बाद और भी थ्योरी है, ठीक है ना। उसके बाद मतलब जितना थ्योरी पढ़ाएं वहाँ तक क्वेश्चन बनेगा, उसके बाद आगे का थ्योरी पढ़ाने पे ही क्वेश्चन बनेगा। कुछ कुछ हो सकता है हल्का फुल्का बन जाए, लेकिन थ्योरी पढ़ाने पे मेनली बनेगा, ठीक है। बस आज इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। लाइक यहाँ पे दे देना, ठीक है जी, थैंक यू।